रूसी कब्जे वाले डोनेस पर हमले से जुड़ी। यूक्रेन ने डोनेस पर ड्रोन अटैक किया है। हमले से एक गैस स्टेशन में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, डोनेस की ये ताजा तस्वीरें। यूक्रेन ने यहां पर ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन अटैक के बाद एक गैस स्टेशन में आग लगी नजर आ रही है। रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला। जी हां, बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर हमला हुआ है। हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। डोनेस्क की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर हथियार डिपो पर हमला किया गया। रूसी कब्जे वाला इलाका जिसको टारगेट किया गया और हथियार डिपो को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन के हमले से रूस दहल गया। पोर्ट सिटी नोवोरोसियस पर हमला हुआ। यूक्रेनी हमले से मची भीषण तबाही। ये देखिए तस्वीरें। और यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया टारगेट। रिहायशी इलाकों पर भी रूस का हमला। और रूस का यूक्रेन पर जोरदार अटैक। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमले की खबर है। हमले में यूक्रेन का BMP-1 टैंक तबाह हो गया। ये देखिए। वहीं कीव पर रूस का विध्वंसक हमला। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रूस के हमलों से कीव में भीषण तबाही। और वहीं इन हमलों के बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि सूमी पर रूस का कब्जा बढ़ गया है। 2 बस्तियों को और कब्जे में ले लिया है रूस ने। रूस के कब्जे में यार्स्ने और जैपसेली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं और रूस अपना कब्जा बढ़ाता नजर आ रहा है। 2 और बस्तियां अब रूस की जब्त। वहीं सूमी में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन। फ्रंटलाइन पर आमने सामने की जंग। रूस ने यूक्रेन में मचाई भीषण तबाही। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक मरे। तो यह है पुतिन का प्रण। यूक्रेन को खत्म करने की तैयारी हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है, देखिए हमले कहां कहां हुए हैं इसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। अब एक एक करके वो इलाके, वो शहर जहां पर हमले हुए हैं, डोनेट्स्क, खार्किव, ज़ेपोरिजिया और खेर्सन में जोरदार हमले रूस की तरफ से किए गए हैं। 24 घंटे में 250 से ज्यादा हमले हुए हैं। तबाही मचा दी है। रूस ने इन तमाम इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। ड्रोन अटैक्स हुए हैं और इसके साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। और देखिए इसमें नुकसान क्या हुआ है। तो 1075 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रूसी हमलों में कई घर तबाह भी हुए हैं। बड़ी बात यह कि रूस के 2 इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। रूस के कब्जे में यार्स्ने और जापसेली हैं। यूक्रेन के 2 इलाके रूस के कब्जे में आ गए हैं। जी हां, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं। मेस्टन सर, कहा यह जा रहा है कि स्कूल पर जो यूक्रेन ने हमला किया रूस के अंदर, वो बहुत बड़ी गलती थी, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन तब से लेकर अब तक जिस अंदाज में हमले हो रहे हैं और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इससे तो रूस की स्ट्रैटेजी अब कुछ और ही नजर आ रही है। आप कैसे आकलन करेंगे? देखिए समीर, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि दोनों तरफ की जो स्ट्रैटेजी अगर हम वो देखा जाए तो अचीव क्या हो रहा है। देखिए दोनों हमले कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंटरसेप्टर ड्रोन्स को मारा भी जाया जा रहा है। लेकिन एंड स्टेट क्या हुआ है? अभी तक 4.5 साल हो रहे हैं अब ये लड़ाई को,
मिल क्या अभी तक अचीव क्या हुआ है? कहने का मतलब है कोई पीस टॉक्स नहीं हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की, वो भी अधूरी रह गई। नाटो कंफ्यूज स्टेट में बैठा हुआ है, वो भी वैसे ही बिखर रहा है, और वो बार बार स्टेटमेंट देता कि हम ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड आज सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, मतलब उनके देश का। इतनी टारगेटिंग हो रही है, ठीक है, वो भी अपनी टारगेटिंग कर रहे हैं रूसी सिटीज़ के ऊपर, रिहायशी इलाकों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे ये स्कूल में भी दिखाया, डॉमेट्री में भी। कहने का मतलब है करने के बाद अचीव क्या हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, लड़ाई में हमेशा एक एंड स्टेट होता है। जैसे भारत ने ऑफ सिंदूर में अपना एंड स्टेट शुरू से घोषित कर दिया था और उसको हमने 4 दिन की लड़ाई के अंदर उसको हासिल किया। यहाँ 4.5 साल हो गए तकरीबन इस लड़ाई को, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है, और दोनों तरफ बस एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। सिविलियंस मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है, लेकिन एंड स्टेट कुछ नहीं है। तो मेरे को लगता है ये चलता रहेगा जब तक ये दोनों देश खुद फैसला ना करें, आपस में बैठ के विचार करके कि अभी हमको ये लड़ाई अंत करनी है। नुकसान तो ओवरऑल देखिए टेरिटरी के लिहाज से यूक्रेन का कितना हो रहा है, इतनी सारी टेरिटरी उनकी चली गई, और अभी आज जैसे आपने दिखाया कीव में 2 और उनके गांव चले गए, ये सूमी में। तो कहने का मतलब है हर डायरेक्शन से गिर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। सर, यानी कि चेरनीहिव से खबर है, चेरनीहिव पर रूस ने दागे हैं ड्रोन, जोरदार धमाकों से दहला यूक्रेन। तो रूस के लगातार हमले जारी हैं और ड्रोन के जरिए भी रूस यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। चेरनीहिव पर रूस ने कई ड्रोन्स दागे, जोरदार धमाका। और रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाके में यह हमला हुआ है। रूसी सेना को यहां ताजा हमले में यूक्रेन की तरफ से टारगेट किया गया। ये तस्वीरें आप उसी हमले से जुड़ी देख रहे हैं। और देखिए कीव पर किसी भी वक्त भीषण हमले हो सकते हैं, कौन कह रहा है? रूस के सांसद आंद्रेई कार्तोपोलोव ने यह जानकारी दी है, यह दावा किया है। रूसी फौज के टारगेट पर यूक्रेनी सेना, लुहांस्क हमले का बदला लेगा रूस। तो कीव विनाश का काउंटडाउन जो दावा किया गया उसमें क्या कहा गया है, क्या चेतावनी है, क्या अल्टीमेटम है? रूस ने विदेशी नागरिकों से कीव छोड़ने को कहा है। दावा क्या है? कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट सैन्य बंकरों पर बमबारी की तैयारी की जा रही है। जी हां, सैन्य कमांडर और सुरक्षा एजेंसियों पर हमला होगा। मिलिट्री, औद्योगिक और सरकारी ठिकाने टारगेट पर लिए जाएंगे। लुहांस्क में स्कूल पर हमले के गुनहगारों पर प्रहार किया जाएगा। रूस के वरिष्ठ सांसद हैं आंद्रेई कार्तोपोलोव, उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई। और जरूरी जानकारी यह कि रूस ने यूएस को कीव पर संभावित हमलों की जानकारी दे दी है, यानी सूचना देकर अब बड़े हमले की तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। त्रिपाठी सर, मैस्टन सर जैसा कह रहे हैं कि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि नजदीक में कहीं कोई कंक्लूसिव बात होगी, कहीं कोई एंड होगा, ये हमले यूं ही चलते रहेंगे। सवाल यह है कि वो बातचीत का ग्राउंड कहां खो गया। मतलब एक समय में हमने देखा कि ट्रंप के पहले और ट्रंप के बाद भी कई बार कोशिशें हुई, कुछ शर्तें, कुछ बातचीत हो रही थी। डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए कौन कौन कहां फेल होता आपको दिखाई दे रहा इस कूटनीति में, ताकि कोई तो रास्ता निकले। ये अनवरत अनंत युद्ध क्या जारी रहेगा और बातचीत के लिए कहीं कोई फोरम तैयार नहीं होगा? मेरे ख्याल से देखिए अभी कुछ दिन तक तो कोई रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि एक छोटी सी खिड़की खुली थी बातचीत की, वो तब जब ट्रंप ने ये कह दिया था कि हम नाटो को अब और ज़्यादा सहायता नहीं देंगे, नाटो के देश अपने आप में अपनी सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा व्यवस्था कायम करें। इसका साफ मतलब था कि यूक्रेन को एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका छोड़ दे रहा है। वहाँ पर एक स्थिति थी कि शायद यूक्रेन के ऊपर ये प्रेशर बने कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो। रूस का जहाँ तक सवाल है, रूस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं, लेकिन अब उसके बाद अगर उसके पास उसके ऊपर हमला होता तो वो करेगा। हाँ, एक चीज़ अभी ये हो सकती है कि अगर ईरान में कुछ हो जाए तो शायद ट्रंप इस ओर ध्यान दें और कहें कि भाई, जैसा कि उनका ट्रेडमार्क वो है कि पुतिन हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, पुतिन बहुत महान हैं, ये सब करने की कोशिश करें कि कुछ वहाँ भी समझौता हो जाए। लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ
हो नहीं रहा, बल्कि उल्टे इसकी इंटेंसिटी युद्ध की बढ़ रही है। आपने देखा कि रूस ने एडमिट किया है कि कल उसने हाइपरसोनिक विमान से कीव पे हमले किए थे, और रूस ने ये भी कहा है, अब जैसा आप चैनल पे दिखाया भी जा रहा है, कि कीव को छोड़ने की चेतावनी विदेशियों को दी है। खासतौर से यूएस एम्बेसी वहाँ से हटाने की उन्होंने सलाह दी है अमेरिका को कि आप वहाँ से हटा लीजिए क्योंकि हमारा हमला होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी ओर इंगित करती हैं कि अभी हमले की तीव्रता बढ़ेगी, और हमले का स्टेज भी एक हायर कर दिया है रूस ने हाइपरसोनिक दे के। भले ही ट्रंप ने उल्टी दिशा से नाक पकड़ने की कोशिश की है कि नहीं, हम यूक्रेन को सीधे हम सहायता नहीं देंगे, हम नेटो को देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में कोई ऐसी विंडो दिखाई दे रही कि कोई बातचीत हो इसमें। बिल्कुल, जो आसार हैं वो तो यही है कि रूस का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। पुतिन बेहद गुस्से में, और इस गुस्से का सामना यूक्रेन को आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, इसकी आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है। ओडेसा पर रूस ने भीषण हमला किया है। यूक्रेन की नेवी शिप पर ये अटैक किया गया। जोरदार धमाके के बाद इस शिप में आग लग गई। तो लगातार तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। ओडेसा जो कि यूक्रेन का पोर्ट सिटी है, वहां पर आप देखिए किस तरह से एक नेवी शिप को निशाना बनाया गया है। और देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान आया है। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होना चाहिए, ये रूबियो कह रहे हैं। अमेरिका युद्ध खत्म करवाना चाहता है। अमेरिका जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार है, मार्को रूबियो का बयान। तो अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, ये अब मार्को रूबियो कह रहे हैं। ये उस अमेरिका का पक्ष है जिसने इस जंग को शुरू करवाया, यूक्रेन को आगे करके। बहरहाल नाटो पर रूस का बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। रूस बेलारूस पर हमले की तैयारी में है नाटो। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु ने कहा, नाटो के कई देशों की वॉर ड्रिल से रूस को खतरा पैदा हो गया है। और रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी जंगी तैयारी, बाल्टिक में कमांड स्ट्रक्चर बना रहा है नाटो। ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने की रणनीति, लातविया और एस्टोनिया में सैन्य तैयारी। तो देखिए, एक तरफ लातविया और एस्टोनिया में भी सैन्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। होने क्या वाला है नाटो वर्सेस रूस बाल्टिक में, क्या महायुद्ध के आसार हैं, यह समझना जरूरी है, क्योंकि नाटो का रुख आक्रामक नजर आता है। एक तरफ हमने आपको मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री की बात सुनाई, वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यह युद्ध हर हाल में खत्म हो। आज की तारीख में नाटो जिंदा किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। नाटो का रुख आक्रामक, और अमेरिका बताने की कोशिश, जताने की कोशिश ये कर रहा है कि हम तो इस युद्ध से अपने हाथ खींच रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? नाटो वर्सेस रशिया बाल्टिक में देखिए क्या होने जा रहा है। नाटो की रणनीति क्या है? लातविया एस्टोनिया में नया आर्मी कोर बनेगा, ये तय किया गया है। नए कमांड में 40,000 से 60,000 सैनिक होंगे। युद्ध के हालात में तेजी से सैनिक भेजने का प्लान किया जा रहा है। जर्मनी और नेदरलैंड इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेंगे, इसे लीड करेंगे। आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग मजबूत होंगी। बाल्टिक, पोलैंड में तैनात सेना का एक हेडक्वार्टर होगा। रूस का दावा क्या है? नाटो की तैनाती से इस इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ये रूस ने बताया है। जरूरी बात यह है कि अमेरिका से टकराव के बाद नाटो का यह नया प्लान सामने आया है। संजय मेस्टन सर, क्या आप देख रहे हैं इस खबर में? नाटो का रुख क्या नजर आ रहा है? बार बार ये बात कही जाती है और हम सब ये जानते हैं कि नाटो की असल ताकत तो अमेरिका है। अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि अब हम ये युद्ध नहीं चाहते। नाटो का रुख अग्रेसिव नजर आ रहा है और उसका जवाब देता हुआ रूस नजर आ रहा है। तो जंग खत्म होने के कोई आसार नहीं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहां तक ये जंग है, इसको तो खत्म होने के कोई आसार तो लग नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो बाल्टिक स्टेट्स में जो एक्सरसाइज हो रही है, देखिए नाटो ने शायद सोचा है, क्योंकि इनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। ये बिल्कुल आपने देखा बाल्टिक सी के साथ एक लाइन में लगे हुए हैं
और इनके पास डेप्थ नहीं है, तो हो सकता है, क्योंकि रूस ने भी पिछले कई दिनों में काफ़ी ड्रोन्स वगैरह भेजे हैं एस्टोनिया, लैटविया वगैरह के ऊपर। तो कहने का मतलब है ये जो एक नई कोर वहाँ खड़ी होने की बात की और इसका हेडक्वार्टर पोलैंड में होगा, तो कनेक्टिविटी बेसिकली यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिहाज से ये कोर खड़ी की जाएगी। और इसमें बेसिकली ये है कि ये डिफेंसिव मेजर मेरे को ज़्यादा लगता है। वैसे भी नाटो की जो मेंबरशिप है वो उनका बेसिक मुद्दा है डिफेंसिव मैकेनिज्म, तो ये एक डिफेंसिव के तौर पे ये शायद इसको एयरफोर्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह दिए जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है जो आपने भी अभी बोला, क्या इसके पीछे अमेरिका खड़ा है? मेरे को तो लगता नहीं है। अमेरिका तो आज खुद उसका पूरा फोकस वेस्ट एशियाज में है। जहाँ तक नाटो का माइनस अमेरिका का सवाल है, इनके पास क्या इतनी बजट है ये इतनी बड़ी कोर खड़ा करना, इतने ट्रुप्स को डिप्लॉय करना, एयरफोर्स और ये सबको रेस करना? क्योंकि ये जो ईरान का युद्ध हुआ है इससे तो इनकी इकोनॉमिक हालात तो वैसे ही खराब हो रही है, एनर्जी रिसोर्सेज इनके ड्राई अप हो रहे हैं, प्रॉब्लम है वहां से रशिया से भी प्रॉब्लम है और ये वाला भी इनके पास कट ऑफ हो गया है। तो कहने का मतलब है नाटो आज खुद डिवाइडेड है। अभी आप स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का देखिए, वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं कि वो एंटी अमेरिकन है, एंटी नाटो है और प्रो ईरानियन है। तो कहने का मतलब है ये इतनी डिवीजन है नाटो के अंदर, तो ये जरूर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ की कार्रवाई की है। और लेकिन हाँ, थ्रेट थोड़ा ये इसको भी हो सकता है रशिया को, क्योंकि रशिया भी घिरा है, वो जो कलिनिंग्राद का इलाका है ये थोड़ा उसको भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। तो कहने का मतलब है बेसिकली ये मेरे को डिफेंसिव मेजर ज्यादा लग रहा है। ऑफेंसिव मेजर मेरे ख्याल नाटो के पास आज ताकत नहीं है रूस के साथ टक्कर लेने के लिए। और हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन का लाइव टेस्ट हुआ यूक्रेन में। एस्टोनिया के P4P ड्रोन का टेस्ट, और P4P इंटरसेप्टर हाइब्रिड VTOL ड्रोन है। रूस के गेरॉन 4 ड्रोन को गिराने के लिए इसे डिजाइन किया गया। और अमेरिका यूरोप के बीच बढ़ी और दूरी, यूरोप से सेना और हथियार कम करेगा अमेरिका, यह फैसला लिया गया है। 50% तक अपनी सैन्य मौजूदगी घटाएगा अमेरिका। यूरोप से युद्धपोत और विमानों की संख्या भी घटेगी, ये अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। तो यूरोप में यूएस की सैन्य ताकत पर भी गौर करें, और इस वक्त जो स्थिति है अमेरिका की यूरोप के अंदर वो क्या है। दावा यही किया जा रहा है कि अपनी सैन्य शक्ति को वहां से हटाया जाएगा। सैनिकों की बात करें, 80,000 से ज्यादा यूरोप के 20 से ज्यादा देशों में अमेरिका के सैनिक इस वक्त तैनात हैं। तो इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या मौजूद है। और युद्धपोत की बात करें, 20 युद्धपोत हैं, 6 विमान वाहक पोत भी इसमें शामिल है, जिनकी तैनाती इस वक्त यूरोप में अमेरिका की तरफ से की गई है। जी और फाइटर जेट्स का आंकड़ा देखिए, 400 से भी ज्यादा लड़ाकू और सपोर्ट विमान अमेरिका के यूरोप में तैनात हैं। यूएस कम क्या करेगा? विमान वाहक जो पोत हैं इनकी संख्या में कटौती की जाएगी, इनमें कमी की जाएगी। लड़ाकू विमानों की संख्या कम करने की बात कही जा रही है। जो बम वर्षक विमान है उनकी संख्या कम की जाएगी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कम किए जाएंगे और डीप स्ट्राइक ड्रोन जो हैं यहां पर तैनात उन्हें भी कम किया जाएगा। ये है बड़ा फैसला अमेरिका का। तो 50% सैन्य कटौती, क्या इससे बदलेगा? क्या फर्क हो जाएगा? ये भी जरा देखते हैं बिग वॉल के माध्यम से। ये जानकारी आपके सामने। यूरोप पर इसका असर देखें तो हवाई और समुद्री सुरक्षा पर निश्चित तौर पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और अमेरिका पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अमेरिका की डीप स्ट्राइक की क्षमता भी घटेगी, जो अभी मौजूदगी है वो अगर 50% कम हुई तो। जी हाँ, यूरोप पर असर तो यह पड़ेगा कि मिसाइल डिफेंस हमले की क्षमता में यूरोप के कमी आ जाएगी। बहुत हद तक अमेरिका के भरोसे है इस मामले में यूरोप। वहीं अमेरिका पर असर यह पड़ेगा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की जो क्षमता है उस पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ये इंडिकेशन अपने आप में त्रिपाठी सर ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में यूरोपीय देशों को खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। मौजूदा स्थिति में रूस के मुकाबले ये कितने तैयार दिखते हैं? क्या कोई बड़ी पॉलिसी, क्या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज या शिफ्ट या पैराडाइम शिफ्ट आप देखते हैं यूरोपीय देशों के अप्रोच में अपनी सिक्योरिटी को लेकर, नाटो के बदलते या टूटे फॉर्मेट में? देखिए, अब एक हिसाब से जब
यूरोप के देशों को अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया है सुरक्षा के मामले को लेके, तो अब यूरोप के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें, और करें तो कैसे करें, क्योंकि उनके पास एक तो अभी एनर्जी का संकट, ऊर्जा संकट से यूरोप जूझ रहा है, उसके ऊपर से अगर मिलिट्री संकट भी हो जाएगा तो यूरोप के लिए सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। इसलिए यूरोप ये करेगा कि जैसा कि मार्क रूटे ने, आपको याद होगा, यूरोपियन कमीशन के नेटो के उन्होंने, मार्क रूटे ने कहा था फरवरी में बोलते हुए कि अगर आप लोग अगर नेटो के देश, यूरोप के देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर 2.5-3% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोग रूसी भाषा सीखने के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब कि अगर आप अपने डिफेंस पे खुद खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे तो आप के ऊपर रूस का खतरा हमेशा बना रहेगा। और आपने ये भी देखा है कि इसके बावजूद यूरोप के मुख्य देशों में से सिर्फ पोलैंड और 2-3 ऐसे देश थे जो 3% से ऊपर खर्चा कर रहे थे। बाकी जो देश थे वो कोई 2.5%, कोई 1.25% ऐसे उन्होंने अपने डिफेंस पे खर्चा किया था, जो कि सर्वथा एकदम से जो था इनएडिक्वेट था, कम था। तो अब इतनी जल्दी अगर ये 3-4 महीने के अंदर यूरोप के आगे ये चुनौती है, 3-4 महीने के अंदर अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, अपने विमान, अपने सैनिक, अपने नेवल शिप, इन सब की संख्या और क्षमता में वृद्धि करें, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होगी यूरोप। ब्रिटेन और पोलैंड के बीच एक डील साइन होगी, ये तय हुआ है। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े समझौते पर लगेगी मोहर। रूस से हमले के खतरे के बीच ये रणनीति सामने आ रही है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच भी इससे पहले डील हो चुकी है। तो ब्रिटेन पोलैंड की डील नए युद्ध की तैयारी मानी जाए क्या? लंदन में कीर स्टारमर और डोनाल्ड टस्क की मुलाकात हुई। ब्रिटेन और पोलैंड के रूस के खिलाफ यह सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। समझौते का मकसद है रूस से बढ़ते खतरे को रोकना, हाइब्रिड हमलों से निपटना, साइबर अटैक के खिलाफ एक्शन, और साथ ही रूस से जासूसी को रोकना भी इसका एक मकसद है। बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत करना, हथियारों के विकास में सहयोग, ये सारे मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए ये अहम साझेदारी हो रही है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईयू ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। ये देखिए, एक और कार्रवाई रूस के खिलाफ 28 मई 2027 तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। रूस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा है। रूस की फंडिंग पर जारी रहेगी रोक। और रूस की यूरोप पर हमले की धमकी, 3 देशों की राजधानी पर हमले की चेतावनी दे डाली है रूस ने। पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव की यह धमकी सामने आई है। लंदन, बर्लिन और कोपेनहेगन पर हमले संभव हैं, हम कब्जा नहीं करेंगे, इन्हें नष्ट कर देंगे, यह कहा गया है रूस की तरफ से। तो देखिए, ये संकेत तो यही है, यूक्रेन युद्ध का विस्तार होगा। और क्या इसकी आग यूरोप तक पहुंचने वाली है? चेतावनी, धमकी, रणनीति और अब तक उठाए गए कदमों को समझने की कोशिश करें तो इसकी आशंकाएं हमेशा दिखती रही हैं। ऐसा होगा नहीं होगा ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल रूस की जो चेतावनी है जरा उस पर गौर करते हैं। युद्ध हुआ तो बर्लिन को नष्ट कर देंगे, लंदन और कोपेनहेगन भी नहीं बचेगा। हमें यूरोप और अमेरिका से बहुत प्यार, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर रूस नहीं बचेगा तो दुनिया की क्या जरूरत है? ये व्लादिमीर सोलोवियोव कह रहे हैं, पुतिन के ये करीबी हैं। धमकी की वजह भी जरा समझिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से रूस नाराज है और स्टारमर ने रूसी जहाजों पर एक्शन का आदेश दिया था और उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है।